हाँ, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे थिंकिंग। थिंकिंग में कल हम लोग पढ़े थे चिंतन का अर्थ एवं परिभाषा, चिंतन की विशेषताएं और चिंतन के सोपान। इसके बारे में हम लोग कल वीडियो में देखे थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे चिंतन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ थिंकिंग, यानी कि चिंतन के कौन कौन से प्रकार है कि जिसके द्वारा हम चिंतन कर सकते हैं। तो चिंतन के भी कई प्रकार हैं। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से चिंतन हैं जिसके द्वारा हम चिंतन कर सकते हैं। तो पहला है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। फिर दूसरा पॉइंट है अभिसारी चिंतन। यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। थर्ड पॉइंट है आलोचनात्मक चिंतन। यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। फोर्थ पॉइंट है तार्किक या विचारात्मक चिंतन। रिफ्लेक्टिव और लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है पार्श्व चिंतन। यानी कि लेटरल थिंकिंग। तो चलिए देखते हैं पहले पॉइंट को। अपसारी चिंतन क्या होता है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो अपसारी चिंतन में यही होता है किसी भी समस्या को, यानी कि कोई भी अगर समस्या है तो समस्या तो विभिन्न प्रकार की भी हो सकती है। तो वह विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समाधान या कार्य को करने के लिए विभिन्न प्रयत्नों की जरूरत होती है। यानी कि बहुत सारे हम प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम उसमें से किसी एक उत्तम समाधान को ही हम चुनते हैं, जो उसमें हमें उत्तम समाधान लगता है कि हाँ ये ठीक है, इससे अगर हम करेंगे तो जो भी हमारे पास समस्या है उस समस्या से निजात मिल जाएगा। तो उसी को ही हम क्या करते हैं, चुनते हैं। उसी को ही हम क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन कहते हैं। और अपसारी चिंतन यानी कि जो अपसारी चिंतन होता है, यह अपसारी चिंतन अभिसारी चिंतन के विपरीत होता है। क्योंकि अपसारी चिंतन में
सृजनात्मकता तथा खुले प्रकार के प्रश्न तथा सृजनात्मक सम्मिलित होते हैं। यानी जो अवसारी चिंतन होता है, इसमें जो भी प्रश्न होते हैं वह खुले प्रकार के होते हैं, इसलिए उसे सृजनात्मकता में सम्मिलित किया जाता है। किसको? अवसारी चिंतन को। उसके बाद आता है अभिसारी चिंतन, यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में यही होता है कि इस प्रकार के जो चिंतन होते हैं, तो इस चिंतन को हम निगमनात्मक थिंकिंग कहते हैं या निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। क्योंकि अभिसारी चिंतन में, यानी कि जो अभिसारी चिंतन होता है, इस चिंतन में व्यक्ति दिए गए आंकड़ों के आधार पर, यानी कि जो भी आंकड़े दिए होते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यानी जो आंकड़े दिए होते हैं, उस आंकड़ों के आधार पर हम क्या करते हैं? किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जैसे फॉर एक एग्जाम्पल है, यहीं पे लिख देते हैं, 2 × 2 बराबर क्या होता है? 4 होगा। ये तो क्या है? ये अभिसारी चिंतन के एक उदाहरण, क्योंकि यहाँ पे दे दिया है, यानी कि 2 × 2 बराबर क्या होता है? 4 होता है। ये निगमनात्मक होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है आलोचनात्मक चिंतन, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है? तो जो क्रिटिकल थिंकिंग है, यानी कि आलोचनात्मक चिंतन है, इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या तथ्य की सच्चाई, यानी कि जो भी तथ्य है, उस तथ्य की सच्चाई के क्या गुण है या क्या दोष है, उसकी हम क्या करते हैं? परख कर लेते हैं। यानी जो भी घटना घटित होता है, उस घटना के गुण क्या है या दोष क्या है, उसके पहले में हम जानकारी ले लेते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिन्हें किसी घटना या वस्तु के बारे में अगर कुछ भी कहा जाता है, या कोई घटना हो या कोई वस्तु हो, अगर उसके बारे में किसी को अगर कुछ कहा जाता है, तो लोग तो उसे वे सही समझकर क्या करते हैं? मान लेते हैं। यानी कि जो भी ये बातें कही गई है, या जो भी यह घटना है, या जो भी यह वस्तु है, ये जो भी चीजें क्या है? सही है। यानी कि उसको वो सही समझकर ही, यानी कि सही समझकर उसे मान लेते हैं कि हाँ, ये सारी चीजें क्या है? यह सही है। तब ऐसा कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति के अंदर क्या है? आलोचनात्मक जो चिंतन है, आलोचनात्मक चिंतन की कमी है। ठीक इसके दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, अगर जिनसे कोई घटना है या कोई वस्तु है, अगर उसके बारे में अगर पूछते हैं, तो सबसे पहले वही जानकारी रखते हैं कि जो भी ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या जो भी घटना है या जो भी कोई वस्तु है, इसके गुण क्या है या इसके दोष क्या है, सबसे पहले उसके बारे में पता लगाते हैं। यानी कि इसके गुण क्या है या दोष क्या है, इससे हमें फायदा क्या होने वाला है या नुकसान क्या होने वाला है, तो उसके बारे में जब पता लगा लेते हैं, तभी क्या होते हैं? उस चीजों को मानते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट है विचारात्मक या तार्किक चिंतन, यानी रिफ्लेक्टिव और ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। इसमें क्या होता है? यह जो विचारात्मक या तार्किक चिंतन होता है, यह ऊंचे लेवल का होता है।
यानी कि हाई लेवल का थिंकिंग होता है, जिसका कोई लक्ष्य होता है। इसमें सरल चिंतन तथा पहला अंतर यह होता है कि इसका उद्देश्य सरल समस्याओं की ओर, यानी जो इसका उद्देश्य होता है वह उद्देश्य सरल समस्याओं की अपेक्षा जटिल समस्याओं को हल करने की ओर होता है। और दूसरे में इनकी अनुभूतियों को सरलतापूर्वक एक दूसरे के साथ जोड़ने की अपेक्षा की जाती है। यानी जो दूसरी अनुभूतियां हैं इनको एक दूसरे के साथ सरलता से जोड़ने की अपेक्षा समस्त संबंधित अनुभूतियों का पुनर्गठन करके उनमें स्थिति का सामना करने के लिए या बाधाओं को दूर करने के लिए नए रास्ते निकाले जाते हैं। वहीं तीसरे में है कि जो विचारात्मक चिंतन होते हैं वह विचारात्मक चिंतन के मानसिक क्रिया, प्रयत्न एवं भूल का यांत्रिक प्रयास नहीं करते हैं। यानी जो भी प्रयत्न एवं भूल का यांत्रिक जो प्रयास होता है उसको वह नहीं करते हैं। लेकिन वहीं चौथे विचारात्मक चिंतन में तर्क को सामने रखा जाता है। यानी कि जो चौथे विचारात्मक चिंतन है, इस विचारात्मक चिंतन में तर्क को क्या होता है, सामने रखा जाता है। सभी संबंधित तथ्यों को, यानी कि जो भी तथ्य होते हैं उस तथ्यों का एक तर्कपूर्ण क्रम में लगाकर ही समाधान निकालने की कोशिश की जाती है। यानी कि वो उनको एक क्रम में लगा दिया जाता है, उसके बाद ही उसका समाधान किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है पार्श्व चिंतन, यानी कि लेटरल थिंकिंग। यानी कि लेटरल थिंकिंग क्या होता है कि इस तरह के चिंतन में समस्याओं को हल करने के लिए, यानी कि जो पार्श्व चिंतन होते हैं तो पार्श्व चिंतन में समस्याओं को हल करने के लिए अनुमानी चिंतन लगाना आवश्यक होता है। यानी कि पहले से ही हम एक अनुमान लगा लेते हैं, हाँ ये हो सकता है इसका आंसर, तो अनुमान लगाकर ही क्या होता है उस समस्या का समाधान किया जाता है। और व्यक्ति समस्या को देखकर ही कई कोणों से अनुमान लगाकर समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। यानी कि कई तरीके से हम उसे अनुमान लगा लेते हैं ताकि जो भी समस्या है उस समस्याओं से हम निजात पा सके। तो ये तो था चिंतन के प्रकार। अब आगे चलते हैं कि चिंतन के साधन क्या हैं, यानी कौन कौन से साधन हैं जिसके द्वारा हम चिंतन कर सकते हैं। टूल्स ऑफ थिंकिंग। अब देखते हैं कि चिंतन के साधन उपकरण यानी क्या क्या है। टूल्स ऑफ थिंकिंग यानी कि चिंतन के साधन क्या क्या है। तो किसी भी समस्या का समाधान, यानी कि कोई भी अगर समस्या है तो उस समस्या का समाधान हम तभी कर पाएंगे जब उसके बारे में हम चिंतन करेंगे। यानी कि बिना चिंतन किए हुए किसी भी समस्या के बारे में हम नहीं जान सकते हैं या उससे हम निजात नहीं पा सकते हैं। और चिंतन में प्राय
किसी न किसी सामग्री या उपकरण का उपयोग होता है। यानी जब हम चिंतन करते हैं तो उस चिंतन में कोई ना कोई सामग्री होती है या कोई उपकरण होते हैं, और किसी भी चिंतन में प्राय निम्नलिखित सामग्री का उपयोग किया जाता है। कोई एक सामग्री के द्वारा हम चिंतन नहीं कर सकते हैं। अगर चिंतन करना है तो उस चिंतन को करने के लिए हमें बहुत सारी सामग्रियों की जरूरत होती है। तो यहाँ पर कुछ सामग्री है, जैसे पहला है पदार्थ, यानी कि ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट है प्रतिमा। इमेज। थर्ड है भाषा, यानी कि लैंग्वेज। फोर्थ है संप्रत्यय, यानी कि कंसेप्ट। और फिफ्थ नंबर है संकेत एवं चिन्ह। चिन्ह, सिंबल। तो चिंतन के ये सारे साधन हैं। कौन कौन से हैं? पदार्थ है, प्रतिमा है, भाषा है, संप्रत्यय है, संकेत एवं चिन्ह है। इसके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? चिंतन कर सकते हैं। तो इसमें हम पहले पॉइंट को देखते हैं, पदार्थ, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। जब भी हमारे सामने कोई उद्दीपक या पदार्थ उपस्थित होता है, तब हम में प्रत्यात्मक चिंतन आरंभ होता है। यानी जब कोई उद्दीपक या कोई पदार्थ हमारे सामने अगर उपस्थित होता है, तभी हम में प्रत्यात्मक चिंतन आरंभ होता है। पदार्थ जब हमारे सामने उपस्थित होता है, तब वह हमारे चिंतन में सहायता करता है, और उसी चिंतन के आधार पर हम समस्या का समाधान खोज लेते हैं। क्योंकि जब पदार्थ अगर हमारे सामने रहेगा तो हम आसानी से उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन कब? जब पदार्थ हमारे सामने उपस्थित हो। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रतिमा, यानी कि इमेज। इमेज भी क्या है? यह चिंतन के एक साधन है। तो प्रतिमा भी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। किसके लिए? चिंतन के लिए। प्रतिमा के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? थिंकिंग कर सकते हैं, यानी कि चिंतन कर सकते हैं। जब हम चिंतन करते हैं तो हम अपनी पूर्व अनुभूतियों के चित्र को आदि को अस्पष्ट रूप में देखा करते हैं। स्पष्ट रूप से नहीं देखा करते, अस्पष्ट रूप से देखा करते। और पूर्व अनुभूतियों की अस्पष्ट रूप से पुनरुत्पत्ति प्रतिमा ही कहलाती है। यानी कि पहले हम उस प्रतिमा के बारे में पहले से हम उसे देख चुके हैं। जब पहले से हम देखे रहते हैं, अगर उस प्रतिमा के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो क्या होता है? हमारे सामने अस्पष्ट रूप से सामने आ जाता है। जैसे यदि कोई बालक बैठे बैठे किसी स्थान, जैसे घर, विद्यालय
ऑफिस के बारे में अगर चिंतन करता है तो घर के मेज, कुर्सी, सामान आदि की चीजें अस्पष्ट मानसिक पुनरुत्पत्ति करता है, यानी कि अस्पष्ट रूप से उसके मानसिक स्तर में संचित हो जाता है, यानी कि दिखाई देने लगता है ये सारी चीजें हमारे घर पर है, लेकिन उसे अस्पष्ट रूप से ही दिखाई देता है। तो उसे ही हम क्या कर सकते हैं, प्रतिमा हम कह सकते हैं। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, भाषा, यानी कि लैंग्वेज क्या होता है। तो चिंतन की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला एक साधन भाषा भी है। बिना भाषा का हम चिंतन भी नहीं कर सकते हैं। जब तक हम भाषा के बारे में जानकारी नहीं रहेगी तब तक हम क्या कर सकते हैं, चिंतन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जरूरी है भाषा का ज्ञान, यानी कि भाषा का ज्ञान अगर हमें जरूर रहेगा तभी क्या होगा, हम चिंतन कर पाएंगे। तो भाषा व्यक्तियों के बीच संप्रेषण का माध्यम है। अगर भाषा के बारे में हम जानते हैं तभी एक दूसरे व्यक्तियों के साथ हम बातचीत कर सकते हैं या संप्रेषण कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। किसके द्वारा, भाषा के द्वारा है। और चिंतन करते समय व्यक्ति स्वयं से बातचीत भी करते हैं। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जब हम चिंतन करते हैं तो कभी कभी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि हम खुद से भी बातें करने लगते हैं और अपने मन की भाषा के माध्यम से ही इसे आंतरिक भाषा भी कहा जाता है। जब व्यक्ति किसी समस्या के समाधान हेतु चिंतन करता है तो व्यक्ति के वागिंद्रियों, यानी जो व्यक्ति की वागिंद्रियां होती है, जैसे स्वर यंत्र, जीभ आदि में संकुचन होता है और जिससे भाषा का उपयोग अस्पष्ट होता है। क्योंकि जब व्यक्ति किसी समस्या के समाधान हेतु चिंतन करता है तो व्यक्ति की वागिंद्रियों जैसे स्वर यंत्र, जीभ आदि में संकुचन हो जाता है। संकुचन यानी कि सिकुड़न हो जाता है, तो जिससे चिंतन करने में जो भाषा होता है वो भाषा क्या होता है, अस्पष्ट हो जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कंसेप्ट, यानी कि संप्रत्यय। संप्रत्यय क्या होता है, तो संप्रत्यय किसी भी वस्तु का संप्रत्यय या उसके संबंध में धारणा हमारे मन में होती है, या कोई भी संप्रत्यय है अगर उसके बारे में हम सोचते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे मन में एक धारणा उत्पन्न हो जाती है जो कि चिंतन की प्रक्रिया में वह धारणा क्या करती है, मदद करती है। और व्यक्ति जब चिंतन करता है तो संप्रत्यय के द्वारा ही चिंतन प्रक्रिया तीव्र होती है। यानी कि जब व्यक्ति चिंतन करता है तो वह चिंतन संप्रत्यय के द्वारा ही क्या होता है, बहुत ही तीव्र गति से होने लगता है। हम संप्रत्यय के द्वारा ही किसी वस्तु या प्राणी को सामान्य गुणों के आधार पर ही उन्हें पृथक कर पाते हैं। जो भी
प्राणी के अंदर जो भी सामान्य गुण है, तो उन सामान्य गुणों को हम संप्रत्यय के आधार पर ही क्या कर पाते हैं, उन्हें अलग कर पाते हैं, यानी कि पृथक कर पाते हैं, जो शीघ्र ही समस्या समाधान में सहायक होते हैं। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, संकेत एवं चिन्ह यानी कि सिंबल। तो सिंबल में क्या आता है, तो चिंतन की प्रक्रिया में संकेत एवं चिन्ह का भी उपयोग होता है। यानी जब हम थिंकिंग करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उस चिंतन में संकेत एवं चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। संकेत एक खास ठोस एकांश होता है जिसके द्वारा ही हम किसी वस्तु की पहचान कर पाते हैं। जब संकेत किसी क्रियात्मक अनुक्रिया के द्वारा या किसी क्रियात्मक अनुक्रिया के उद्दीपन के लिए या उद्दीपन के रूप में कार्य करता है, तो यह संकेत एवं चिन्ह या सिंबल कहलाता है। और ये चिन्ह ही उत्तेजित करने की प्रक्रिया में तीव्रता लाता है या तीव्रता होती है, इसी के द्वारा है। तो ये तो सारे साधन थे, यानी कि चिंतन के कौन कौन से साधन थे, पदार्थ है, प्रतिमा है, भाषा है, संप्रत्यय है, संकेत एवं चिन्ह, ये सारे जो है चिंतन के साधन है। अब इसके बाद अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, चिंतन का विकास। यानी कि चिंतन का विकास क्या होता है, यानी कि चिंतन का विकास कैसे होता है, अब उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चिंतन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग। डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग क्या होता है। तो चिंतन का विकास, यानी जो चिंतन का विकास होता है, तो बालक के भाषा के विकास के कुछ समय पश्चात ही शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि बालक बिना भाषा के ही वह चिंतन कर लेता, नहीं। जब बालक के अंदर कुछ भाषा का विकास होता है, तभी वो क्या करता है, चिंतन करना शुरू करता है। लगभग, यानी कि बालक लगभग 1.5 वर्ष का होता है, यानी कि 1 से 1/2 वर्ष, यानी कि बालक लगभग 1.5 वर्ष का होता है। यानी कि 1.5 वर्ष की अवस्था में जब बालक होता है, तो उसके अंदर चिंतन का विकास शुरू हो जाता है। जब बालक की उम्र 1.5 वर्ष की होती है, तभी वह चिंतन करना शुरू कर देता है। और बालक में पहले प्रत्यक्षात्मक चिंतन प्रारंभ होता है, और बालक के अंदर, यानी कि बालक के चारों तरफ जो मूर्त वस्तुएं दिखाई देती है, तो उस मूर्त वस्तुओं के द्वारा ही बालक क्या करता है, चिंतन करता है। यानी कि जो उसके आसपास वस्तुएं रहती है, जो उसे दिखाई देती है, उसी पर ही क्या करता है, वह चिंतन करता है। वह सर्वप्रथम उन्हीं विषय के बारे में चिंतन शुरू करता है जो उसके सामने यानी कि दिखाई देता है। जैसे है मेज, कुर्सी, खिलौना,
तथा परिवार के सदस्य आदि। यानी कि जो चीजें उसके सामने दिखाई देती है उसी के बारे में ही वो क्या करता है, बालक चिंतन करता है। अब आगे है चिंतन चिंतन को विकसित करने के उपाय। यानी कि चिंतन को हम विकसित कैसे कर सकते हैं, उसके उपाय क्या क्या है, अब उसके बारे में हम देखते हैं। चिंतन को विकसित करने के उपाय। मेजर ऑफ थिंकिंग डेवलपमेंट। मेजर ऑफ थिंकिंग डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे कि चिंतन को विकसित करने के उपाय क्या है, यानी कि मेजर ऑफ थिंकिंग डेवलपमेंट। तो चिंतन का जीवन में बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है, या यह भी कह सकते हैं इसका महत्वपूर्ण स्थान है। और इसके अगर महत्व को समझना है तो क्रो एवं क्रू कहते हैं। क्रो एवं क्रू के अनुसार ये कहते हैं कि जो लोग उद्योग, कृषि या किसी मानसिक कार्य में दूसरों से आगे आते हैं या आगे रहते हैं तो वे अपनी प्रतिभाशाली चिंतन की योग्यता में साधारण लोगों से श्रेष्ठ होते हैं। यानी जिस बालक के अंदर चिंतन करने या सोच विचार करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही ज्यादा अगर होती है तो वे लोग उद्योग, कृषि या किसी मानसिक कार्य में एक दूसरे व्यक्तियों से क्या होते हैं, आगे होते हैं। और वे इस अपनी प्रतिभाशाली चिंतन की योग्यता में जो साधारण लोग होते हैं उन साधारण लोगों से क्या होते हैं, वह श्रेष्ठ होते हैं। तो अगर चिंतन के महत्व को अगर स्वीकार करना है तो शिक्षक को बालकों के विकास करना चाहिए। यानी कि बालक को कैसे थिंकिंग करना है, तो उस थिंकिंग को करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, बहुत सारे उपाय करने चाहिए। तो कौन कौन से उपाय होने चाहिए जिससे बालक क्या हो, ज्यादातर थिंकिंग कर सके। तो इसमें देखते हैं पहला पॉइंट क्या है कि चिंतन की आधारशिला ही क्या है, भाषा है। जो चिंतन की आधारशिला है वो आधारशिला क्या है, भाषा है। तो भाषा के माध्यम से ही चिंतन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जब तक भाषा हम बालक को नहीं सिखाएंगे तब तक वो क्या होगा, वह चिंतन नहीं कर सकता है। तो अतः शिक्षक को चाहिए कि बालकों के भाषा के ज्ञान में वृद्धि करना, यानी कि भाषा का जो ज्ञान है उसमें ही ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वृद्धि करना। फिर दूसरा पॉइंट है कि ज्ञान चिंतन का मुख्य स्तंभ है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान है तभी वो क्या कर सकता है, अपने जीवन में कुछ कर सकता है। बिना ज्ञान का वह कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए
ज्ञान क्या है? चिंतन का मुख्य स्तंभ होता है। तो अतः शिक्षकों को बालकों के ज्ञान में विस्तार करना चाहिए। यानी शिक्षक का कर्तव्य यही है कि जो भी बालक है उन बालकों के ज्ञान में भी क्या करना चाहिए? विस्तार करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि छात्रों को उत्तरदायित्व कार्य सौंपने चाहिए। यानी जो भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को जो भी उत्तरदायित्व से संबंधित कार्य है ये सारे कार्य भी उनको सौंपना चाहिए। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि तर्क, वाद विवाद और समस्या समाधान आदि चिंतन शक्ति को विकसित करने वाले कार्यों को करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि छात्रों को पर्याप्त समय मिल सके। उसके बाद अगला पॉइंट है 5 नंबर, रुचि एवं जिज्ञासा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यानी जो बालक हैं उन बालकों के अंदर रुचि एवं जिज्ञासा का चिंतन भी, रुचि एवं जिज्ञासा में चिंतन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अतः शिक्षकों को बालकों की इस प्रवृत्ति को जागृत भी करना चाहिए। यानी कि उन्हें ज्यादातर पर्याप्त मात्रा में उनके अंदर रुचि लाना, उनके अंदर जिज्ञासा लाना, जिससे क्या हो वह ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वह चिंतन कर सके। इसके बाद अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, अनुभव, प्रयोग एवं निरीक्षण चिंतन को भी शक्तिशाली बनाते हैं। यानी कि जो अनुभव होते हैं, प्रयोग होते हैं, वह निरीक्षण होते हैं, ये सारी चीजें भी क्या करती है? चिंतन को शक्तिशाली बनाती है। अतः शिक्षकों को चाहिए कि या शिक्षकों के द्वारा छात्रों को ऐसा अवसर प्रदान करना चाहिए जिससे इस प्रकार के कार्यों में का अवसर उन्हें मिले। उसके बाद अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, शिक्षक अपने अध्यापन के समय, यानी कि जब शिक्षक अध्यापन का कार्य कर रहे हैं तो उस समय बालकों से विचारात्मक प्रश्न पूछकर इनके चिंतन योग्यता में वृद्धि भी करना चाहिए कि हाँ कि बालक के मन में क्या क्या विचार है। इसलिए बालकों से भी विचारात्मक प्रश्न पूछकर भी इसके ज्ञान में वृद्धि भी करना चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 है शिक्षक परीक्षक में, यानी जो शिक्षक हैं वह परीक्षक में छात्रों से तर्कणा पर आधारित, यानी कि छात्रों से तर्क पर आधारित प्रश्नों को पूछे जिससे छात्रों की चिंतन शक्ति विकसित हो। यानी उन्हें तर्क संबंधित क्वेश्चन भी पूछने चाहिए जिससे क्या हो, उनकी जो चिंतन की योग्यता है उस चिंतन की योग्यता में क्या हो, विकसित हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 है कि चिंतन को विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक को, यानी शिक्षक
छात्रों को सदैव क्रियाशील रखे। यानी कि अगर बालक के चिंतन को अगर विकसित करना है तो शिक्षक का कर्तव्य यही है कि बालक को हमेशा क्या करे, क्रियाशील रखे, और उनमें निष्क्रियता की आदत है वो कभी विकसित न होने दे, अन्यथा इससे रटने की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिलती है। उसके बाद अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10। शिक्षक कक्षा में नए तथ्यों की जानकारी भी प्रदान कर छात्रों के चिंतन को उत्तेजित कर सकते हैं। यानी कक्षा में जो शिक्षक हैं, जो भी नए नए तथ्य हैं, उन नए तथ्यों की भी जानकारी देना चाहिए, जिससे बालक क्या हो, उत्तेजित हो सके, उत्तेजित होकर उस कार्य को कर सके या उसके बारे में नॉलेज ले सके। तो ये तो थे चिंतन को विकसित करने के उपाय। इन सारी चीजों के द्वारा ही हम बालक का जो चिंतन करने का विकसित है, ये सारे जो है उपाय है, इन सारे उपायों के द्वारा ही हम बालक का जो चिंतन है उस चिंतन को हम मजबूत कर सकते हैं। तो ये तो था थिंकिंग का चैप्टर। ये चैप्टर आज क्लोज हो गया। इसके बाद अब कल पढ़ेंगे हम लोग मेमोरी के बारे में।